नमस्कार स्टूडेंट आज अपन रीट को लेके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जितने भी रीट के स्टूडेंट हैं जो इस समय काउंसलिंग करवा रहे हैं उनको आज मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां जो हैं वो मैं उन लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, सुनना है और समझना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है ताकि जो भी जानकारी से वंचित है उसको सबको ये सब जानकारियां मिल जाएं। वीडियो को लाइक और कमेंट आपको जरूर करना है। दोस्तों अभी रीट की काउंसलिंग चल रही है और रीट की काउंसलिंग जैसे ही ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपकी मेरिट सूची तैयार होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको रीट के जो आवेदन काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो फॉर्म आपको बड़ी सावधानी पूर्वक भरने हैं और बहुत ही अनुभवी ऑपरेटर के पास में बैठ के भरवाने हैं ताकि उसमें कोई भी प्रकार की गलती होने का जो चांस है वो ना रहे। क्योंकि ये देखिए बहुत इनमें काफ़ी डिग्रियां जो हैं उनकी डिटेल्स भी लगती है, 10th 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और रीट, इनकी सब की जो जानकारी है वो सारी जानकारी बहुत ही समझदारी से और अच्छे तरीके से यानी एकदम साफ सुथरे तरीके से आपको उसमें अपडेट करवानी है। आपको कहीं पे भी कोई गलती का शिकार नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एक बार कहीं गलती का शिकार हो गए तो हो सकता है आपको फिर ज्वाइनिंग के समय कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। इसलिए जितने भी रीट की काउंसलिंग करवा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट अपने आवेदन को कंप्लीट करने से पहले अपने फॉर्म को 2 बार चेक कर लें, 3 बार चेक कर लें। फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी पत्नी का नाम, आपकी कैटेगरी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनमें फ्यूचर में कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको आवेदन सबमिट करने से पहले अपनी सारी जानकारियां जो हैं वो एकदम सही तरीके से आपको चेक करनी है कि आपने कहीं पे कोई त्रुटि या कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं में आप नाम की स्पेलिंग में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सारी जानकारियां जो हैं वो आपको एकदम आवेदन सबमिट करने से पहले 2 बार चेक कर लेनी है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर बात, आप एजुकेशन की जो डिटेल्स डालते हो, एजुकेशन की डिटेल्स बड़ी समझदारी के साथ, 12th में आपके जो 10th में ऑल सब्जेक्ट होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप 12th मार्कशीट की जब डिटेल डालते हैं, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से, जो भी सब्जेक्ट से हैं, तो आपको आपके सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की डिटेल उसमें ऐड करनी है। ग्रेजुएशन में भी अगर आप एमए है, सॉरी बीए है या बीएससी है, जो भी सब्जेक्ट आपके रहा है तो उसका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, कंपलसरी को छोड़ के ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट की जानकारी आपको फॉर्म के अंदर डालनी है। और उसके बाद में जैसे एमए में भी सेम है और रीट में रीट ही लिखना है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं अपडेट कर रहे हैं, 10th 12th मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट की परसेंटेज हैं, उसके बाद आपके प्राप्तांक अंक हैं और उसके बाद कितने कितने का मूल्यांकन है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बारीकी से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मार्कशीट के नीचे जो प्रिंटिंग डेट है उसमें आपको कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। प्रिंटिंग डेट जो होती है उसमें आपसे लास्ट में मांगता है कि आपकी मार्कशीट यानी आपका रिजल्ट जारी कब हुआ था, तो रिजल्ट जारी होने की तिथि या फिर आपकी मार्कशीट प्रिंट होने की तिथि वो आपको वहाँ पे अपडेट करनी है। उसके बाद में फिर आप बीएड में आते हैं। बीएड में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि बीएड की आपकी जो इंटर करने की जो डेट है, जैसे आपने बीएड फर्स्ट ईयर में जो ज्वाइन की थी, क्लास आपकी स्टार्ट हुई थी यानी कॉलेज ने आपको जो अलॉटमेंट लेटर दिया था उसमें आपकी जो प्रारंभिक तिथि है वो प्रारंभिक तिथि डालनी है और उसके बाद आपका सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या फिर आपकी मार्कशीट प्रिंट हुई है उसकी डेट डालनी है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो आपको बहुत ही समझदारी के साथ सारी ऐड करनी है। वैसे भी आप सब समझदार हैं, आपको इतना ज़्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। उसके बाद में फिर आती हैं ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट। देखिए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को लेके काफ़ी स्टूडेंटों में कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें काफ़ी सब्जेक्ट जो है वो सोशल स्टडी में दिखा रहा है लेकिन कुछ सब्जेक्ट है वो सोशल स्टडी में नहीं दिखा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, तो वो आपको उसमें सोशल स्टडी का जो ऑप्शन होता है, जैसे ग्रेजुएशन के तीनों सब्जेक्ट डालने हैं, तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको उसमें ऑप्शन दिया होता है एनी अदर, उसके बाद में फिर लैंग्वेज, उसके बाद आपका सोशल स्टडी या सोशल साइंस। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो सोशल साइंस में ऐड करेंगे। सोशल साइंस में उनके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अदरवाइज कोई भी जैसे सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। अगर उनका कोई सब्जेक्ट उस ऑप्शन में नहीं है
तो आप एक बार आगे लैंग्वेज सब्जेक्ट में ज़रूर देख लें कि लैंग्वेज में अगर किसी को हिंदी सब्जेक्ट रहा है, संस्कृत रहा है, या फिर अंग्रेजी सब्जेक्ट रहा है, या फिर उसका माध्यम जो भी रहा है उसका, तो उसमें आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी जाके उसको चॉइस कर सकते हैं। अगर उसमें से भी अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास में एनी अदर का ऑप्शन होता है, तो आप एनी अदर सेलेक्ट करके फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मांगता है आपसे कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किस माध्यम से की है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का माध्यम काफ़ी स्टूडेंटों का हिंदी माध्यम होता है, पीजी भी हिंदी माध्यम होता है। अगर किसी स्टूडेंट का इंग्लिश मीडियम है तो वो अपना अंग्रेजी माध्यम चुन ले वहाँ पे, या किसी स्टूडेंट का अदरवाइज कोई लैंग्वेज है तो वो अपना अदर लैंग्वेज भी है वो वहाँ पे चॉइस कर सकता है। नीचे में आपके टोटल इसके रीट के और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उनका परसेंटेज निकाल के वो आपको कैलकुलेशन करके बता देंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद में फिर आपके डिस्ट्रिक्ट चॉइस हैं। डिस्ट्रिक्ट चॉइस में आपको सबसे पहले वरीयता जो है वो अपने नज़दीक की डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनकी डिस्ट्रिक्ट की वरीयता दे दीजिए, ताकि आपको दूर में जाने की नौबत नहीं आएगी। डिस्ट्रिक्ट आपको 30 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे मांग रहा है, 30 के 30 डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि वो जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे वो प्रोसेस आगे ही नहीं जाएगा। तो इसलिए सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आपको कंपलसरी हैं, सब डिस्ट्रिक्ट आपको उसमें मैनेज करने हैं, भरने हैं। अब आपकी चॉइस क्या रहती है वहाँ पे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट को पहले वरीयता देना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग पहले चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। वो अपनी चॉइस के हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन करना है। डार्क जोन आपको लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि डार्क जोन में एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया तो डार्क जोन में ज्वाइनिंग मिलने के बाद आपको काफ़ी समय के बाद आपको अपने एरिया में वापस आने के लिए ये अनुमति मिलेगी। इसलिए डार्क जोन को आप अंतिम में दे दीजिए, और बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो डार्क जोन से बाहर हैं उन डिस्ट्रिक्ट को वरीयता पहले दे दीजिए। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों को एक बार बता दूं कि उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे ही आपके रीट की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, रीट की काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। बीकानेर डिवीजन चुना गया, बीकानेर संभाग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जब मेरिट की सूची बनेगी उस समय आपको डॉक्यूमेंट जब चेक कराने के लिए जाओगे तो उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको फॉलो करना है। आपने जब रीट का आवेदन लगवाया था, यानी रीट के जो फॉर्म 2021 में भरे गए थे, फर्स्ट में जनवरी फरवरी में लगभग ऐसे भरे गए थे, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जाति प्रमाण पत्र ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस बात को बड़ी सीरियसली समझना है आपको कि आपके पास जनवरी से पहले का जिस समय आपने आवेदन सबमिट करवाया था उससे पहले का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में उस समय का जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आपको काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये गाइडलाइन गवर्नमेंट पहले से जारी कर चुकी है। जो अभ्यर्थी जिस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहता है या उसने जिस कैटेगरी का बेनिफिट लिया है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, उसका आवेदन यानी उसने रीट का जो फॉर्म भरा था, फर्स्ट एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा था, उस एग्जाम फॉर्म से पहले का सर्टिफिकेट उनके पास होना अनिवार्य है। ये काफ़ी स्टूडेंटों की समस्या आ सकती है जिन्होंने पहले अपना जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। अगर किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके पास वित्तीय वर्ष 2020 और 21 था, उस समय जिस समय रीट के आवेदन लिए गए थे उस समय उनका वित्तीय वर्ष 2020 और 21 था, और अब 2021 और 22 है। आपको 21 और 22 के सेशन का भी डॉक्यूमेंट चाहिएगा, आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र चाहिएगा। जाति प्रमाण पत्र के ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी अपना 9 तारीख से पहले यानी ये जो काउंसलिंग के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इन फॉर्म के भरे जाने से पहले यानी इनकी 9 तारीख लास्ट डेट है, 9 फरवरी से पहले आपको ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पुनः बनवा लें, और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो अपना ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो पुनः बनवा लें। उससे पहले का यानी रीट का फॉर्म भरने से पहले का आपको वित्तीय वर्ष 2020-21 का और जाति प्रमाण पत्र जनवरी से पहले का या फरवरी से पहले का जिस समय आवेदन सबमिट किया था उससे पहले का ओबीसी कैटेगरी के पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
और EWS के अभ्यर्थी हैं उनके पास 2020-21 के सेशन का EWS होना अनिवार्य है। अगर उनके पास EWS उस समय का नहीं है तो उनको काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने बनवाया है तो वो अपना सेफ रखें, उसको वेस्टेज ना करें, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है और EWS प्रमाण पत्र आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आपको बड़ी बारीकी से समझ के और इनको सेफ्टी के साथ रखना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, वो जानकारी ये है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो महिलाएं हैं जिनकी शादी होने के बाद उन्होंने जब जाति प्रमाण पत्र बनवाया तो उसमें फादर की जगह अपने हस्बैंड का नाम डलवाया, यानी कि इसमें जाति प्रमाण पत्र में फादर का नेम भी आता है और हस्बैंड का नेम भी आता है। अगर कोई अनमैरिड है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको फादर का जो नाम आया है तो फादर की इनकम डिक्लेरेशन जो है वो उस प्रमाण पत्र में क्लियर कर दी, तो उनको पिताजी के इनकम का कोई ब्यौरा नहीं देना है। अगर किसी शादीशुदा महिला ने अगर जाति प्रमाण पत्र नया बनवाया है, अभी का या पहले का उनके पास में है, अगर वो पति के नाम का है तो वो अपना इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे कि पति के नाम का अगर आय प्रमाण पत्र आपके पास में है तो आपको जाति के प्रूफ में अगर पति का नाम है तो आपके पिताजी का क्रीमिलियर नहीं होने का सबूत आपको देना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगा लेते हैं कि पिताजी क्रिमिनल श्रेणी में आ रहे हैं तो वो अपने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया, तो वहाँ पे पिता की इनकम का ब्यौरा नहीं मांगता है। लेकिन क्या होता है कि जातिगत आधार जो है, जाति का जो सर्टिफिकेट है ये पिता की जाति के आधार पर बनता है महिलाओं के लिए। और जैसे भी जो भी हो, जेंट्स हो, मेल हो या फीमेल हो, वो पिता के जाति के आधार पर ही उनको जाति का जो ये आरक्षण जो है या जाति का जो है वो प्रूफ दिया जाता है। तो जाति प्रमाण पत्र में पिता का उल्लेख होता है तो पिता की इनकम का जो है वो आपको ब्यौरा देना होगा वहाँ पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास में अगर आपके पिताजी अगर क्रिमिनल श्रेणी में नहीं आते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके क्रिमिनल श्रेणी में नहीं होने का आप उनको प्रूफ दे दीजिए। काउंसलिंग के समय आपसे मांगेंगे वो कि आपने अपने पति के नाम से अगर जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया है तो आपके पिताजी क्रीमिलियर में हैं या नहीं उसका सबूत दीजिए। तो आपको एक पिताजी के नाम का आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा ताकि उसमें ये क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की जो कहानी है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे। अगर किसी ने अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना रखा है तो फिर उनको क्रीमिलियर का प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें जो मेंशन है पिताजी का तो पिताजी की इनकम के आधार पे बना हुआ है। अगर आप कोई भी जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो तो उसमें पिता का जो महिलाएं हैं वो अपने पिता का जो इनकम का ब्यौरा है वो बिल्कुल क्लियर कर दे वहाँ पे कि उनके पिताजी क्रीमिलियर श्रेणी में नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है कि आपको क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का विवाहित महिलाओं को ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ये सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे। जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका आवेदन सबमिट किया था उससे पहले का भी होना चाहिए और वर्तमान का अभी आप काउंसलिंग करा रहे हैं उस समय का भी जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। दोनों जाति प्रमाण पत्र अति आवश्यक हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि अभी जो वैकेंसियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग आ रही है, उन सबसे 2019 की भर्ती पीछे हुई थी। 2019 की भर्ती हाईकोर्ट की जो 2019 में उसका एग्जाम फॉर्म भरा गया था उसकी ज्वाइनिंग अब हो रही है। उस ज्वाइनिंग में वर्तमान का और 2019 से पहले का जाति प्रमाण पत्र स्पष्ट मांगा है कि अगर आपने 2019 में ओबीसी कैटेगरी का या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर फायदा लिया है तो उससे पहले का आप प्रूफ दिखाओ कि आपने उसका बेनिफिट लिया है, तो आपके पास में उसका सर्टिफिकेट है क्या। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस ओबीसी सर्टिफिकेट को और ईडब्ल्यूएस को बनाने में लापरवाही करते हैं। तो मैं उन स्टूडेंटों को बता देता हूं कि ऐसे सर्टिफिकेट को बनवाने की कोई प्रकार की लापरवाही आप मत किया कीजिए, क्योंकि आप एक छोटी सी गलती करते हो ना, इस गलती का खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो कोई भी ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो ये इसका ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट हो, अगर वो किसी भी इसका आरक्षण का अगर बेनिफिट ले रहा है तो वो अपने सर्टिफिकेट समय समय पर बनाते रहें और सारे सर्टिफिकेट अपने पास में सुरक्षित रखें, अपने पास सुरक्षित रखें। कभी भी आपको पुरानी कोई भी भर्ती का आपने अगर कोई एग्जाम फॉर्म भरा था और उसका एग्जाम अब हो रहा है और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग हो रही है और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको उस समय जब आपका आवेदन सबमिट किया था उस समय का भी सर्टिफिकेट आपसे मांग लेंगे और मांग रहे हैं अभी, और ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते।
एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस भर्ती के ऐसे डॉक्यूमेंट को लेके कोई भी कोर्ट में जाएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि आप कोर्ट में जाओगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हमने पहले से ही आपको नोटिफिकेशन डाल के अलर्ट कर दिया है कि आपने जब आरक्षण का बेनिफिट ले रहे हो तो आप उस समय ले रहे हो, उस समय आपके पास में होना चाहिए, और वर्तमान में भी आपके पास आरक्षण का बेनिफिट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक देते हैं कि ये तो पुराना हो गया, अभी कोई काम का नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होती और हर चीज़